पोर्नोग्राफी मामले में वांटेड आरोपी यश ठाकुर ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे राज कुंद्रा के सिंगापुर कनेक्शन का राज भी खुल गया। तो क्या है वो खुलासा, आइए हम आपको दिखाते हैं। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में वांटेड आरोपी यश ठाकुर पर बड़ा खुलासा। वांटेड आरोपी अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर ने आईबी के अधिकारी को भी अपने काले धंधे में फंसाया था। पोर्नोग्राफी मामले का ये नया सिंगापुर चैप्टर क्या है, आइए आपको बताते हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से पता चला है कि अपने आप को जांच एजेंसियों के रडार से बचाने के लिए यश ठाकुर ने फ्लिज मूवीज नाम के ऐप को सचिंद्र रुमाले नाम के शख्स की पत्नी के नाम पर रजिस्टर कराया था। यही सचिंद्र रुमाले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में 2017 में भोपाल में ट्रांसफर होने के बाद यश ठाकुर दोबारा फेसबुक के माध्यम से उसके संपर्क में आया। यश ठाकुर ने सचिंद्र को कुछ अवार्ड विनिंग फिल्में देखने के लिए भेजी और कहा कि हमें भी ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। यश ठाकुर ने फिर सचिंद्र से कहा कि वो सिंगापुर में रहता है, इसलिए भारत में इस तरह का ऐप नहीं शुरू कर सकता। यश ठाकुर ने सचिंद्र से उसकी पत्नी के नाम पर कंपनी खोलने के लिए कहा। सचिंद्र सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी पत्नी के नाम से शुरू की। 2019 में यश ठाकुर ने इस ऐप पर अवार्ड विनिंग फिल्में प्रसारित करना शुरू किया। वो इसे सिंगापुर से प्रसारित करता था। चूंकि एप्लीकेशन सचिंद्र की बीवी के नाम पर था, तो बैंक अकाउंट भी उनके नाम पर ही था, लेकिन सचिंद्र के मुताबिक अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड उसके पास था। सचिंद्र ने अपने बयान में कहा, कुछ समय बाद यश उस ऐप पर अडल्ट या पॉर्न फिल्में अपलोड करने लगा और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और अकाउंट में पैसे भी ज्यादा आने लगे। उसने कई लोगों को बैंक अकाउंट के बेनिफिशियरी के लिस्ट में ऐड किया था और उन्हें पैसे भेजता था। उसने मुझसे ओटीपी लेकर गहना वशिष्ठ, तनवीर हाशमी और दूसरे लोगों को बड़ी मात्रा में पैसे भेजे। अगस्त 2020 में मैंने ऐप पर पॉर्न फिल्मों के प्रोमो देखे, जिसके बाद मेरी उसके साथ कहासुनी हो गई और फिर उसने उस ऐप को बंद करने का निर्णय लिया और सारे कंटेंट न्यू फ्लिक्स पर ट्रांसफर कर दिए गए। इन संगीन आरोपों पर एबीपी न्यूज ने पूरे मामले में आरोपी यश ठाकुर से फोन पर बात की। यश सिंगापुर में रहता है और उसने आईबी अफसर सचिंद्र के आरोपों को गलत बताया। हेलो यश जी, नमस्कार। कौन बोल रहा है? मैं सूरज ओझा बोल रहा हूँ मुंबई से, एबीपी न्यूज से। हाँ जी, बताइए। यश जी, मुझे आपसे 2-3 चीज पूछना था। पुलिस जिस तरह से आरोप लगा रही है कि आपका जो न्यू फ्लिक्स है या फिर इसके पहले जो था आपका, ये दोनों में आपने पोर्नोग्राफ के कंटेंट का इस्तेमाल किया है, जो इनका एंटायर केस है। अभी मैं आपको बता दूं, देखो, ना तो फ्लिज मूवीज मेरी कंपनी है, ना तो न्यू फ्लिक्स मेरी कंपनी है। मैं एक नौकर आदमी हूँ, कंसल्टेंट हूँ। लोगों के लिए ओटीटी सॉल्यूशन डिजाइन करता हूँ, जिसमें सर्वर, बैंडविड्थ, साइजिंग और क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है ना, वो सारी चीजें आती हैं। ओके। उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ मैं आपको भेज देता हूँ। वो सारे प्रूफ पुलिस को भी सबमिट किए गए हैं। बट आपने सचिंद्र रुमाले आपके दोस्त थे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं मुंबई में, इंडिया में, तो उनको नहीं, दोस्ती वोस्ती ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जिसकी कंपनी होती है, ठीक है ना, देखिए, कोई अगर मैं आपको आज कहूँ कि आप एक कंपनी बना लो, ठीक है, और आप ऐसा ऐसा करो, आप करोगे? ओके। आप करोगे? मुझे बताओ, उसमें क्या, उसमें मैं आपको बोल दूं फलाने मेकर का जो पेमेंट है उसको आप अपने बैंक अकाउंट से दे दो, आप दे दोगे? मैं तो नहीं पे कर पाऊंगा ना। आपका बैंक अकाउंट है तो आप ही पे करोगे। आप जब पे करोगे तो आप बिना ओटीपी के पे कर पाओगे? आपको बैंक पे जब ट्रांजेक्शन आपकी सारी बात सही है। सचिंद्र रुमाले ने पुलिस को स्टेटमेंट में बताया है कि आपको वो देखे, आपको उन्होंने कभी देखा नहीं है, आप उनके फेसबुक पे के फ्रेंड हैं। उसके बाद आपने उनको ये कहा था कि हम एक ऐप लॉन्च करते हैं जिसमें आपको भी बेनिफिट होगा और हम अवार्ड विनिंग मूवीज उस पर डालेंगे। इनिशियली आप लोगों ने वैसा किया भी, लेकिन बाद में उस पर आपने पॉर्न कंटेंट डालने शुरू कर दिए। अच्छा, तो मैं तो कंपनी उनकी थी पर कंटेंट मैंने डालना शुरू कर दिया, ऐसा क्या? यस, ऐसा होता है। आप करोगे? इसके अलावा यश ठाकुर ने इन आरोपों से भी साफ इनकार किया कि उसके राज कुंद्रा से किसी भी तरह के कोई संबंध है। अब न्यू फ्लिक्स का राज कुंद्रा से कोई दूर तक लेना देना नहीं है। न्यू फ्लिक्स इज यूएस बेस्ड कंपनी।
ओके। तो इस मूवीज इंडिया की कंपनी थी जिसको बिकना था, उनको बेचना था, न्यूफ्लिक्स को खरीदना था। हाँ। मैंने दोनों की डील करा दी। ठीक है, मैं ब्रोकर हूँ। आप यश ठाकुर है ना? हाँ। तो मैंने उनको मैंने एक नाम चूज कर लिया था कि भाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भैया मैं बहुत सारे क्लाइंट है मेरे, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए सोल्यूशन डिजाइन करता हूँ, वेब बनवाई, ऐप बनवाई, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले काम होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो सारे पूरे काम करके मैं अपने सर्विसेज का चार्ज करता हूँ कि भैया मेरा सर्विसेज का इतना पेमेंट हो गया। फरवरी 2021 में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद की चैट में यश ठाकुर और तनवीर के बीच की जो चैट सामने आई है उसमें वो गहना की गिरफ्तारी से घबराए हुए लग रहे हैं। इस बारे में भी जब हमने यश ठाकुर से सवाल पूछा तो उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। यश ठाकुर तो उल्टा मुंबई पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस का मानना है कि इस पूरे केस में यश ठाकुर अहम कड़ी और राजदार है और तफ्तीश के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। राज कुंद्रा अश्लील पिक्चर केस की हर रोज नई परत खुलती जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने इस मामले में 3 लोगों को समन भेजा, जिनमें एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ भी एक हैं। लेकिन राज कुंद्रा पर लगे संगीन आरोपों की आंच उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी तक भी पहुंच रही है और पुलिस ये जानना चाहती है इस केस से जुड़े वो राज जो छिपे हैं शिल्पा शेट्टी के दिल में। राज कुंद्रा जेल में है और पत्नी शिल्पा शेट्टी क्राइम ब्रांच के चक्रव्यूह में। क्राइम ब्रांच को मिली कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से खुलेंगे कौन से राज? और पुलिस क्यों मानती है कि शिल्पा शेट्टी के पास ही हैं राज कुंद्रा के घिनौने कारोबार के राज? इन सब सवालों के बीच अश्लील फिल्म कांड के रोज होते खुलासों की छींटें बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के दामन तक लगातार पहुंच रही हैं। शिल्पा शेट्टी के दिल में दफन हर राज को बाहर निकालने के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हर रोज इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। राज कुंद्रा को लेकर नई जानकारी भी सामने आई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के आरोपों के मुताबिक ब्रिटेन में रजिस्टर्ड वो कंपनी जहां से अश्लील वीडियो अपलोड किए जाते थे उस कंपनी का नाम है केनरिन। लेकिन कुंद्रा लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि केनरिन कंपनी से उनका कोई लेना देना है। कुंद्रा का दावा है कि केनरिन कंपनी के डायरेक्टर उनके रिश्तेदार प्रदीप बख्शी हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट में राज कुंद्रा ने माना है कि केनरिन कंपनी में वो पार्टनर हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के आरोपों के मुताबिक केनरिन ही वो कंपनी है जहां से अश्लील वीडियो अपलोड किए जाते थे। मुंबई स्थित राज कुंद्रा की वियान कंपनी से ये वीडियोस लंदन भेजे जाते थे। वियान कंपनी में शिल्पा शेट्टी भी डायरेक्टर थी, जिन्होंने अपने पद से पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। मुंबई पुलिस ने उनसे इस्तीफा देने की वजह भी पूछी। मुंबई पुलिस को शक है कि इस मामले में पैसों को हुए लेन देन के तार शिल्पा शेट्टी के अकाउंट से भी जुड़े हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने 3 लोगों को समन भेजे हैं। इन 3 लोगों में मॉडल और टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ भी शामिल हैं, जिन्हें क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको याद दिला दे कि अभिनेत्री गहना वशिष्ठ 7 फरवरी को गिरफ्तार हुई थी। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। इसी के साथ इस मामले में वांटेड आरोपी यश ठाकुर और तनवीर हाशमी का चैट सामने आया था, जिसमें दोनों ही गहना की गिरफ्तारी से घबराए नजर आ रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि गहना के पास कई और राज हैं और उससे पूछताछ के दौरान केस की परतें और खुलेंगी। इसके अलावा कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा के वियान और जेएल स्ट्रीम के दफ्तर पर फिर से छापेमारी भी की। खबर है कि 3 घंटे तक चली छापेमारी में क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा की एक सीक्रेट अलमारी तक पहुंच गई। इस अलमारी में बहुत सी फाइलें मिली हैं और इन जब्त फाइल्स में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारियां हैं, साथ ही पैसों के लेन देन की भी कुछ जानकारियां हैं। ये भी खबर आई है कि बहुत जल्द इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की एंट्री भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी मुंबई पुलिस से इस केस की एफआईआर मांगेगी और जल्द ईडी भी एफआईआर दर्ज करेगी। राज कुंद्रा को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत समन दिया जा सकता है और अगर शिल्पा शेट्टी का रोल नजर आया तो उनसे भी पूछताछ करेगी ईडी। तो पूछना जायज है। आप अगर हस्बैंड को पकड़ते हैं तो हस्बैंड के माँ बाप से भी, दोस्तों से भी तो इंक्वायरी होगी, और ये तो दोस्त से बहुत ज्यादा है। और इसकी अपनी खुद की इंडस्ट्री है। शी इज अ डायरेक्टर इन दैट वन ऑफ द कंपनीज जिसकी बनाई जाती है, तो डायरेक्टर भी है। सुना है पिछले साल छोड़ भी चुकी है। लेकिन उसको ये तो पता होगा कि मेरा पति जब मेरे साथ में नहीं होता तो उसके बिजनेस के धंधे। आज कोई सती सावित्री नहीं है जो घूंघट के अंदर बैठती है।
इससे पहले क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से भी शुक्रवार को पूछताछ की थी और बयान दर्ज किया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी 3-4 बार रो पड़ी थी, लेकिन वो कहती रही थी कि उनके पति राज कुंद्रा बेकसूर हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस के सामने राज कुंद्रा के बिजनेस पार्टनर और उनके रिश्तेदार प्रदीप बख्शी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सूत्रों की माने तो शिल्पा का आरोप था कि राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी ने राज कुंद्रा के नाम का गलत इस्तेमाल किया। शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को यह भी बताया कि इस पूरे मामले की वजह से उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है और उनके हाथ से कई ब्रांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकल गए हैं। अभी तक की मुंबई पुलिस की जांच में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच इस तरफ इशारा करती है कि शिल्पा शेट्टी कुछ न कुछ जरूर छिपा रही हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ कर सकती है, क्योंकि रोजाना होते खुलासों से उनके पति राज कुंद्रा के घिनौने कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है। दैनिक भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी पर जो हंगामा मचा, उसके बाद आईटी विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर देश को यह बताने का प्रयास किया कि आखिर क्यों एक बड़े मीडिया ग्रुप के ऑफिस और रिहायशी ठिकानों पर छापेमारी करनी पड़ी। लेकिन अब उस प्रेस रिलीज के मामले ने और ज्यादा राजनीतिक रंग ले लिया। सवाल उठ रहे हैं कि आईटी विभाग ने क्यों जांच के नतीजे से पहले ही छापेमारी की जानकारी को लीक किया। मीडिया ग्रुप पर छापेमारी और फिर उसकी जानकारी को लीक करने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर इस बहस को छेड़ दिया कि क्या आईटी विभाग को छापे से जुड़ी जानकारी को लीक करना चाहिए था। सिंघवी ने लिखा, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुष्प्रचार का माहौल बनाने के लिए सरकारी एजेंसी सार्वजनिक रूप से आयकर से जुड़े मुद्दे का आंकड़ा प्रकाशित कर रही है, जबकि वो खुद मान रही है कि जांच प्रक्रिया बेहद शुरुआती और प्रथम चरण में है। ये कानूनी प्रक्रिया और स्थापित नियमों के सरासर विरुद्ध है। सिंघवी जो जानकारी लीक करने की बात कर रहे हैं, वो कल रात ही आईटी विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है। देखिए भास्कर ग्रुप पर छापेमारी को लेकर आईटी विभाग ने क्या कहा। मीडिया ग्रुप का सालाना कारोबार 6000 करोड़ का है। 9 शहरों में 20 आवासीय और 12 कॉमर्शियल बिल्डिंग है। मीडिया ग्रुप के पास 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। कर्मचारियों के नाम पर भी कुछ कंपनियां हैं। फंड को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों के खर्चे दिखाए गए। लिस्टेड कंपनियों के फायदे को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। ग्रुप की कंपनियों के बीच 2200 करोड़ के लेन देन पर शक है। विज्ञापन के पैसे के बदले रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी हासिल की गई। ग्रुप के प्रमोटर और कुछ कर्मचारियों के कुल 26 लॉकर की जांच जारी है। सेबी के नियमों और कंपनी एक्ट का भी उल्लंघन हुआ है। 22 जुलाई को आईटी विभाग ने छापेमारी की थी और उसी से जुड़ी जानकारी को विभाग ने सार्वजनिक तौर पर साझा कर दिया, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी सवाल उठा रहे हैं। इस पर हमने भी एक्सपर्ट से बात की, पूछा कि क्या ऐसा करना सही था। जहां तक बयान की बात है, मेरा मानना यह है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें जो एविडेंस मिलने की बात हो रही है, ये मालूम नहीं एविडेंस हैं या ये सिर्फ डाउट्स हैं, क्या ये कंक्लूजन की तरह प्रूव कर सकते हैं, तो उन पर निर्णय लेना अभी ठीक नहीं है, वो कानूनी तौर से न्याय संगत नहीं है। तो ऐसे में बयानबाजी की जल्दी नहीं होनी चाहिए, पहले एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए, उस एविडेंस को कोर्ट में प्रूव होना चाहिए, तभी कोई बयान आना चाहिए। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि बयान से पहले आयकर विभाग को सबूत जुटाने पर फोकस करना चाहिए और ठोस सबूतों पर ही बात होनी चाहिए। शक के आधार पर बयान जारी करना सही नहीं है, क्योंकि तमाम आरोपों को कोर्ट में साबित करना होगा। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन अगर किसी आम जन या मीडिया ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है तो उस आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूपी में 2022 के लिए ब्राह्मण वोटरों को लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है और होड़ यह साबित करने की है कि पंडित जमात का असली शुभचिंतक कौन। बीजेपी तो ब्राह्मणों के बूते सत्ता पर काबिज है ही। बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रही है। तो यादव मुस्लिमों के गठजोड़ पर चुनाव जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने भी पहली बार ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की है।
भव्य राम मंदिर के निर्माण का जायजा लेने एक बार फिर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, लेकिन उससे पहले राम भक्त हनुमान के दर्शन किए। आपकी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर अयोध्या के हनुमानगढ़ी की है, जहां हनुमान के दर्शन कर योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी 2 दर्जन से ज्यादा बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन इस बार के दौरे के अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन योगी के अयोध्या दौरे के सियासी मायने निकालने के पीछे की एक वजह है, और वो है ये 2 तस्वीरें। कुछ दिनों पहले अयोध्या से ही बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। इसके जरिए 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों को अपने साथ जुड़ने का संदेश दिया है। 2007 में मायावती का ये ब्राह्मण कार्ड काम भी आया था। तो मायावती की देखा देखी अब अखिलेश भी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर उसी कोशिश का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ मीटिंग की। समाजवादी पार्टी ने तो ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली है। अगले महीने से एसपी भी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। फिर हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन, इसके साथ ही लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति का जल्द ही उद्घाटन का भी प्लान है। अब विरोधियों के बीच ब्राह्मणों को लेकर अचानक इतना प्रेम देखकर ही योगी आदित्यनाथ को भी सतीश चंद्र मिश्रा की यात्रा के 2 दिनों के बाद ही अयोध्या आना पड़ा। ठीक 2 दिन पहले सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आए थे और साधु संतों का आशीर्वाद लिया था। चर्चा ये थी कि ब्राह्मण वोटों पर राजनीति के सिलसिले में वो यहाँ पर आए थे। साधु संत अलग नाराज हैं उनसे इस बात को लेकर के कि कभी भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से साधु संतों का कोई ख्याल नहीं रखा गया, और इस वक्त जब चुनाव की बेला आई है तब सतीश चंद्र मिश्रा हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या के साधु संतों के रुख को देखकर बीजेपी को एसपी बीएसपी के ब्राह्मण प्रेम से जलने की जरूरत नहीं है। लेकिन और तमाम दल के नेता है, शायद उनको सद्बुद्धि आ रही है। उनको लग रहा कि अगर राम जी के शरण में जाएंगे, माथा टेकेंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण होगा, लेकिन तब होगा जब दिल और मन दोनों साफ करके दरबार में आओगे। भगवान राम सबके हैं, हनुमान जी सबके हैं, हिंदू जनमानस के हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं सही है, उनकी भाव सही नहीं है। आने के लिए कोई बात नहीं, आवे। साधु संत जब एक खूसा मारेगा, सतीश ही नहीं, अखिलेश, कांग्रेस सब ध्वस्त, सब साफ। अब कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर ले, या अगर कोई नेता सम्मेलन कर ले, या राम मंदिर में माथा टेक ले, और वो तब वो सोचे कि मुझे वोट मिलेगा, तो हिंदू समाज अब जग चुका है, उनको कतई वोट नहीं देगा। तिलक तराजू और तलवार, ये सब कहने वाली नारायण यही लोग हैं। तो ये लोग जो है वोट के लिए नहीं, मायावती जी या सतीश मिश्रा, ये लोग वोट के लिए नहीं परेशान है, ये लोग नोट के लिए परेशान है। अब सवाल है, यूपी में 2022 चुनाव से पहले सबसे बड़े शुभचिंतक बनने की होड़ क्यों मची है? वजह है यूपी में ब्राह्मण वोटरों की ताकत। यूपी में करीब 11% ब्राह्मण वोटर हैं। ब्राह्मण वोटरों का करीब 100 सीटों पर असर है। 1993 से 2002 के 3 चुनाव में औसतन 25 ब्राह्मण विधायक चुने गए। 2007 से 2017 तक हुए 3 चुनाव में औसतन 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए। ब्राह्मण वोटरों को साधने के बाद बीएसपी को 2002 की तुलना में 2007 के वोट शेयर 7% का उछाल दिखा था। वहीं ब्राह्मण वोटर 2017 में बीजेपी के खेमे में चला गया, तो बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के 312 विधायकों में 52 विधायक ब्राह्मण चुने गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लगातार कुछ दिनों से चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस बीच इन्फा नाम के तूफान की आहट भी आने लगी है। खतरे को देखते हुए रेल और हवाई सेवाएं बंद कर दी गईं। चीन के उत्तरी तट से टकरा चुका ये तूफान इससे पहले ताइवान और फिलीपींस से टकरा चुका है। चीन में बाढ़ से 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और इस बीच सरकार के लिए इन्फा नई चुनौती बन रहा है।
एक तरफ 1000 साल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बेहाल है चीन, तो दूसरी तरफ चीन पर तूफान इंफा का भी खतरा मंडराने लगा है। तूफान इंफा उत्तरी ताइवान के तटों पर पहुंच चुका है और फिलीपींस में भी तूफान ने दस्तक दे दी है। चीन में साल का 6ठा तूफान है इंफा और बाढ़ से बुरे हालात के बीच प्रशासन के लिए अब दोहरी चुनौती बन गया है। यह तस्वीरें चीन में दस्तक दे चुके इंफा तूफान की, जो आने वाले कुछ घंटों में विकराल रूप ले सकता है। और एक तरफ तेज हवाएं, समंदर में हलचल लगातार खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। चीन के हेबेई हेनान प्रांत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। ताज़ा तस्वीरों में दिखा कि बारिश के पानी और बाढ़ से पानी में डूबी सड़कों पर रेत के बोरे डालकर लोग एक दूसरे की मदद में लगे हैं। 因为我那边真的特别深，就是金华路那片嘛，就根本过不去，就没办法过去，所以就没有走，不敢走。 आसमान से बरसी आफत के बाद अब समंदर से उठा तूफान ऐसे बेबसों का इम्तिहान लेने के लिए पहुंच रहा है। इसका सामना करने की तैयारी शुरू भी हो गई है।台湾之界，我们每天都会进行定时的巡逻，观察水域和岸边的情况，确保人民群众生命财产的安全。 चीन के पूर्वी तट तक पहुंच चुके इंफा तूफान के कारण रेल और हवाई सेवाओं को रोक दिया गया है। साथ ही सभी बाजार और स्कूल बंद करा दिए गए हैं। इंफा तूफान का कहर पहले ताइवान पर टूटा और तेज बारिश और हवाओं की वजह से कहीं घर का घर गिर गया, तो कहीं खड़े वाहनों को भी नुकसान हुआ। पेड़ पौधे तक उखड़ गए। हवा की रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा रही। फिलीपींस में भी तूफान की वजह से मानसून की बारिश और खतरनाक हुई और जगह जगह बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भर गया। और अब चीन को अपनी चपेट में लेने के लिए तूफान आगे बढ़ रहा है। इस बीच बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या शुक्रवार के मुकाबले 51 से बढ़कर 58 हो गई है। बाढ़ से प्रभावित 30 लाख से ज्यादा लोगों को संभालने से पहले इंफा तूफान का सामना सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।